हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आर के गुप्ता आप सबके समक्ष सॉल्व पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। और आज का जो सॉल्व पेपर है वो टारगेट है मेन रूप से हायर एजुकेशन को। बाकी ये जीडीसी में भी काम करेगा, जीआईसी में भी उपयोगी होगा, है ना। मुख्य रूप से ये जीडीसी, हायर एजुकेशन, जीआईसी को ध्यान में रख करके मैं ये सॉल्व पेपर बनाया हूँ। और इसमें से बहुत सारे सवाल आप देखेंगे कि जो हमारे टीजी टीएलटी के लिए भी उपयोगी हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लोग सवालों को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अपना जो व्यक्तिगत नोट्स हम बनाए हैं तैयारी के दौरान, उसी से हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम आप तक नई नई जानकारी हमेशा पहुंचाते रहें। चैनल का नाम है साहित्य आप तक। आइए चलिए हम लोग सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज के क्रम में ये तीसरा नंबर है इसका पेपर का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल है आगरा किस बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए आपको बताएं कि जो आगरा शहर है ये दिल्ली से नज़दीक होने के कारण, है ना। पहले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़ी। तो आप सबको बताएं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए या ट्रिक कर लीजिए। और इसके विषय में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबको बताते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे आप सबको पता है कि जो ये आगरा शहर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर है। ऐतिहासिक रूप से ये मतलब अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है यह शहर, और दिल्ली से नज़दीक होने के कारण आप देखेंगे कि अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट कि इसका क्या आंसर होगा तो आपका दिमाग खड़ी बोली की तरफ जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन 3 गा। देखिए ब्रजभाषा का और कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा आपका पूछा ही गया है। इसके अलावा है हाथरस है, और फिर इसके अलावा है भरतपुर जो राजस्थान राज्य का एक ज़िला है। ठीक है, तो ये आगरा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस बोली का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ब्रजभाषा। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रख कर के याद किए रहिएगा, ताकि अगर सवाल इस तरीके का पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। ऑप्शन है असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बांग्ला। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर आप सबको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे घा। यहाँ पे देखिए गा गा दोनों जगह लिखा गया, तो इसके लिए आप हमको क्षमा करिएगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो बांग्ला का ये कृत्रिम रूप है। अब देखिए इसमें क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पे दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ब्रजभाषा, है ना। अब ब्रजभाषा ऑप्शन में है और यहाँ पे सवाल में है कि ब्रज बोली। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रजबुली होने के नाते यहाँ पे और यहाँ पे ब्रजभाषा ऑप्शन में होने के कारण अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है तो आपका दिमाग भाग करके उसी पे जाएगा कि यहाँ पे ब्रजभाषा हो जाएगा, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा। तो ये बांग्ला का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, है ना। कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है पहला 17, दूसरा 25, तीसरा गा 6, घा 9,
तो हिंदी के अंदर मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो आप सबको बताएं कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17। और आप सबको बताएं कि हिंदी जो अपने देश के संविधान में संवैधानिक रूप से, अगर सभी भाषाओं की बात किया जाए कि कितनी भाषाओं को संवैधानिक रूप से संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो उनकी संख्या 22 है, जिनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। और हिंदी को लेकर के विशेष रूप से जो संविधान में बातें कही गई हैं, वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये बातें कही गई हैं। चैनल पर हम भाषा विज्ञान का जो भाषा के विषय में डिटेल में चैनल पे हम आप उपलब्ध करा दिए हैं। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, आदि आदि। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा कि विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। ठीक है, विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन है आपका 10, 12, 14, 16। तो आप सबको बताएं कि श्रृंगार रस को जान ही रहे हैं आप कि श्रृंगार रस को रसों का राजा माना गया है, और इसको कवि भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा है, रसों का राजा कहा है। और श्रृंगार रस की दो उपभेद माने गए श्रृंगार रस के। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है कि जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन की बात हो, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और वियोग श्रृंगार वहाँ पे होगा कि जहाँ पे नायक और नायिका के अलगाव की बातें हों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार को हम लोग विप्रलम्ब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। और इस विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, वियोग की कितनी दशाएं होती हैं, यही सवाल है। ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा 10। कुल कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10 दशाएं मानी गई हैं। आपका 5वें नंबर पे सवाल है कि नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, कितनी है? तो ऑप्शन है 9, 11, 10, 8। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की, किसके संदर्भ में? ये ध्यान दीजिएगा, नाटक के संदर्भ में बात किया जा रहा है। वैसे टोटल तो मुख्यतः रसों की, मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 है। अन्य विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या, जैसे ये वात्सल्य रस और भक्ति रस को लेकर के 11 हो गया है, मुख्यतः 9 है। लेकिन नाटक के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो ये 8 होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा, वाणी के, एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये येलो लेते हैं, देखते हैं। सवाल है कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वो है, क्या है? ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो आपको बताएं कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। विभाव फिर है आपका अनुभाव और भाव। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3, अनुभाव। आपको बताएं कि अनुभाव के 4 भेद माने गए हैं, कौन कौन से? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। तो ये चारों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कायिक होता है कि शारीरिक होता है, वाचिक वाणी के द्वारा होता है, और सात्विक के 8 भेद फिर पुनः माने गए हैं, और आहार आपके परिधान को लेकर के होता है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी और अंग के अभिनय द्वारा, अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसको हम क्या कहते हैं? ये अनुभाव के द्वारा ये प्रकट होता है, उनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत साहजैसे में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो आप सबको बताएं कि ये हो जाएगा आपका उदाहरण अलंकार का। ठीक है, अब ऐसे ही अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8
कि जहाँ राधा आनन उदित निस बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद में कौन सा अलंकार होगा? आपको बताएं कि ऑप्शन है रूपक, प्रतीप, अन्वय, दीपक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार के आप सबको प्रतीप अलंकार के विषय में आप सबको बताएं तो प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें उपमान को छोटा एवं उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, और ये क्या होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। इसमें उपमान को छोटा और उपमेय को बड़ा यानी श्रेष्ठ बताया जाता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं? तो उपमेय इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और उपमान प्राकृत से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आप देखिए कि मुख मानो चंद्रमा के समान है। ठीक है, मुख मानो चंद्रमा के समान है। अब इसमें जो मुख है उसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ पे उपमेय है मुख और उपमान है चंद्रमा। ठीक है, आइए अगला सवाल है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो आप सबको बताएं। ऑप्शन में केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य की एक महान प्रगतिवादी धारा से प्रेरित लेखक हैं। तो रूप तरंग इन्हीं का काव्य संग्रह है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। चलिए अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 10 कि चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए, किसके पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा। तो आप सबको बताएं कि इस चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला सवाल है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसका भी आपका ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर पर प्रच्छन्न रोग। ठीक है, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ में लीन लोग, लोभ मोह में लीन लोग भूल गए हैं अपना अपरिणाम में रस है। देखिए ये पंक्ति है पूरा कि प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूल गए हैं अपना परिणाम। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? ऑप्शन है आपके सामने शांत, श्रृंगार, करुण और अंतिम है भक्ति। आप सबको मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे प्रिय भाइयों, आप सबको बताऊं कि जो ये पेपर है ये मैं अपने हाथों से लिख करके तैयार किया हूँ। ठीक है, काफ़ी मशक्क़त किया हूँ। तो अगर आपको जैसा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शांत रस। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। एक सेकेंड, बड़ी बाबा क्या हो गया ये? एक सेकेंड। हाँ चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कभी कभी थोड़ा सा परेशान करती हैं, तो कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं।
चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की हत्या कौन करता है? तो ऑप्शन है राक्षस, सिकंदर, कल्याणी और इसके बाद अगला ऑप्शन है अलका। तो आप सबको बताएं, थोड़ा सा इसका आंसर बताने से पहले आप सबको बताएं कि पर्वतेश्वर ये पंजाब के राजा रहते हैं। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है तो जब वो पंजाब पर आक्रमण करने को होता है तो उस समय पंजाब के जो राजा थे उनका नाम था पर्वतेश्वर। ठीक है, इन्हीं के साथ उसका युद्ध होता है। इनकी वीरता से वो बड़ा प्रभावित होता है। इनसे पूछता है कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये पर्वतेश्वर तो पराजित हो जाते हैं, लेकिन इनकी वीरता को देख करके सिकंदर बहुत प्रभावित होता है और इनसे पूछता है कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पर्वतेश्वर कहते हैं कि एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ जैसा बर्ताव करता है आप भी वैसा ही बर्ताव मेरे साथ करिए। यहाँ पे सवाल है कि पर्वतेश्वर की हत्या कौन करता है, तो आप सबको बताएं, इसका आंसर हो जाएगा कल्याणी। क्या हो जाएगा? कल्याणी। यह कल्याणी पर्वतेश्वर की हत्या करती है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। एक छोटी सी कहानी आप सबको बताएं कि जो कल्याणी के पिता रहते हैं नंद, वो पर्वतेश्वर से कल्याणी की शादी करना चाहते हैं लेकिन ये पर्वतेश्वर कल्याणी से विवाह करने से मना कर देता है। बाद में कल्याणी चंद्रगुप्त से मन ही मन प्रेम करने लगती है ना। तो कुछ दोनों राज्यों के बीच में शादी विवाह को लेकर के मनमुटाव रहता है और नाटक में एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं। तो ये कल्याणी क्या करती है? पर्वतेश्वर की हत्या कर देती है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर हम कभी आपसे इस पे चर्चा करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर पर कि आज इस यौवन की माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, गीत कौन गा रहा है? आज इस यौवन की माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। ये पंक्ति है चंद्रगुप्त नाटक का। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन मतलब बताना, सवाल ये बताना कि गीत गा कौन रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कि थोड़ा एक सेकंड के लिए हम सोचने लग गए थे कि हम गलत तो नहीं बोल रहे कि चंद्रगुप्त नाटक का ही है कि कहीं दुर्स्वामी का तो नहीं, लेकिन है ये चंद्रगुप्त नाटक का। ऑप्शन में है अलका, सुवासनी, कार्नेलिया और कल्याणी। आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप सबको बताएं कि इसका एग्जैक्ट आंसर है एक सेकंड खा, और इसका उत्तर आपका हो जाएगा सुहासिनी। ठीक है, ये इस पंक्ति का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पंक्ति का आंसर मतलब ये गा रही हैं सुहासिनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है दृष्टा हो सकता है, कथन किस उपन्यास का है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन में है महिला आंचल, प्रतिज्ञा, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। तो आप सबको बताएं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, शेखर एक जीवनी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आप इसका आंसर जानते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इससे सवाल आपसे कहीं पे भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है, कथन किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है, कथन किस उपन्यास से? ऑप्शन है नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, प्रेमाश्रम। ठीक है, तो आप सबको बताएं कि इसका भी आंसर यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है, यह कथन क्वेश्चन ऑप्शन गा यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास का
है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कि हिंदुस्तानियों में अभी विद्या का व्यसन नहीं, समय की कदर नहीं, भले बुरे का ज्ञान नहीं, इसीलिए इधर उधर लगाने में खो देते हैं। आपको बताना है कि कथन किस उपन्यास का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदुस्तानियों में अभी विद्या का व्यसन नहीं है और समय की कदर नहीं है, भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये लोग इधर उधर अपना समय लगाने में खो देते हैं। कथन किस उपन्यास का है? ऑप्शन है तमस, कर्मभूमि, परीक्षा गुरु, अमृत और विष। तो आप सबको बताएं कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये, एक सेकेंड, लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये रचित उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और सवाल क्या है कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा, कथन किसका है? दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा, कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, नंद। क्वेश्चन नंबर 18 दया किसी से ना मांगूंगा और अगर अधिकार जब मिल गया तो किसी पर दया करूंगा भी नहीं, यह कथन किसका है? तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, नंद, ये 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा खा, चाणक्य। चाणक्य कहते हैं कि अभी तो मैं किसी से दया मांगूंगा नहीं और जब मुझे अधिकार मिल जाएगा तो मैं किसी पर करूंगा भी नहीं। बात तो सही है बिल्कुल भाई। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कफन कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? कफन कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन है हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा का, हंस पत्रिका में। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 20 मलबे का मालिक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी। इसका आंसर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा मलबे का मालिक कहानी का मोहन राकेश। आप सबको बताएं कि इस कहानी पर, मलबे का मालिक कहानी पर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है हीना। हीना का अर्थ होता है मेहंदी। और ये मलबे का मालिक जो कहानी है, ये कहानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस पे आधारित है ये। और जो पिक्चर इस पे बनी है हीना, उसमें आप देखेंगे जो एक्टिंग किए हैं ऋषि कपूर, जो आज इस दुनिया में नहीं है। इसके कुछ गीत हैं, बहुत ही प्यारे गीत हैं, जैसे नारदाना नारदाना और टोपी मियाँ वाले नारदाना, है ना बहुत ही प्यारा गाना है। आप सब, हमें विश्वास है कि आप सुने होंगे। और अगर ये पिक्चर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ही प्यारा, मतलब प्यारा कहना, बहुत ही प्यारी मूवी है। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 मलबे का मालिक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? क्वेश्चन नंबर 21 मलबे का मालिक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ऑप्शन है इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, नए बादल। चलिए, तो मलबे का मालिक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आप सबको बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, नए बादल। ये थोड़ा सा लिखते समय देखिए यहाँ लिख दिए नए बादल, ये थोड़ा सा लिखने में वो खिचपिच हो गया था, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि
निराला के राम, तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति, एक सेकंड, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे। तो मेरे प्रिय अग्रज एवं अनुज भाई लोग, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सबको बताएं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये ऑप्शन होगा आपका का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विद्यापति की उस रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्तिपता का, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का, कीर्तिलता। ठीक है। अगला सवाल है कि साहित्य का इतिहास दर्शन इस ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन का डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय। ये देखिए थोड़ा सा लिखने में इसमें भी खिचिर पिचिर हो गया है, तो ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। ऑप्शन करें क्वेश्चन नंबर 24। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा गा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। ये ट्राई कर रहे हैं हम कि कितना सुंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल है कि नारी में स्वयं को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है, वह स्वयं को नष्ट करके दूसरों को सुख देती है, यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो देखिए ये सवाल हमारे प्रिय भाई बहन लोग आपको बताएं कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारी में स्वयं को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है, वह स्वयं को नष्ट करके क्या करती है? दूसरों को सुख देती है। तो ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो देखिए गोदान में भी आप देखेंगे कि कई महिला पात्र हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, चाहे वो मिसेज मालती हों, चाहे वह मिसेज खन्ना हो, चाहे वह धनिया हो या झुनिया हो, है ना। सबका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और आपको लगेगा कि यह कथन गोदान उपन्यास का है। महिला आंचल में भी नारी पात्र हैं। आपको चाहे ये महिला आंचल और राग दरबारी का लगे या न लगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे का और घा में। आप सबको बताएं, आप जनरली क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप गोदान को ही सही मारेंगे, लेकिन गोदान भी क्या है? गलत है। ये इसका सही उत्तर है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का ये कथन है कि नारी में स्वयं को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है, वह स्वयं को नष्ट करके दूसरों को सुख देती है। ये कथन इसी उपन्यास का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज में हम 25 सवालों को ही रखते हैं। आपको ये सवाल सॉल्व करके, ये क्वेश्चन पेपर देख करके, इसको समझ करके, इसको हल करके आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके बचे हुए सवालों के साथ और कुछ और नए सवालों के साथ अगली सीरीज में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। थैंक यू।